नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाने पर जोर दिया। कहा, मतभेद के कारण शांति और सद्भावना में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों से संगठित होकर आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वालों के साथ निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच सकता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं और नई दिल्ली में जर्मनी ने भारत को हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में 2-0 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि इनसे शांति और सद्भावना में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। श्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आज कजान में 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने माना कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की जल्दी ही बैठक होगी, जिसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखने के तरीकों की समीक्षा की जाएगी और सीमा के प्रश्न पर उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान ढूंढा जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता नसीम नकवी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। नसीम, प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक हुई है, दोनों के बीच में क्या कुछ परिणाम निकले, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले एक एलएसी के बारे में एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों का जी, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको बहुत अहम माना जा रहा है जी। और आज की जो मुलाकात है दोनों नेताओं की, वो बहुत अच्छे माहौल में हुई है और लगता है कि वो पिछला पास भूलने को तैयार हैं, लेकिन फूंक कर कदम रख रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे रिश्तों में बीच में कुछ पॉजेज आए थे जी, और अब काफी दिन के बाद, लगभग 5 साल के बाद हमारे जो शिखर वार्ता दोनों देशों की एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल तरीके से आज हुई है और दोनों नेताओं ने बाकी ऑफिशियल्स को, अपने ऑफिशियल्स को निर्देश दिया है कि बाकी क्षेत्रों में भी जो प्रोग्रेस रुकी थी, कोऑपरेशन की या बातचीत की, उसको भी वो रिज्यूम करें, शुरू करें। जी, नसीम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच कजान में दोनों नेताओं की बैठक के बारे में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच 2020 में भारत चीन सीमा पर उभरे विवादों के समाधान और सीमा पर गश्त का समझौता हुआ है। The two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सदस्य देशों से संगठित होकर आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने वालों के साथ सख्ती से निपटने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर दोहरे मानदंडों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को कट्टर बनाने वाली ताकतों को रोकने के लिए सक्रियता से काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते के मुद्दे पर काम करने का आह्वान किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज कजान घोषणा को स्वीकार किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। कजान में मीडिया से बातचीत में आर्थिक संबंधों के प्रभारी सचिव दम्मू रवि ने बताया कि घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए सदस्य देशों की आकांक्षाओं का समर्थन किया गया है। कजान की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी गतिविधियों में तेजी आने के साथ ही शिवसेना यूबीटी गुट ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 65 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से सत्तारूढ़ महायुति ने 182 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें भाजपा के 99, शिवसेना के 45 और एनसीपी के 48 उम्मीदवार शामिल हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी की ओर से आज शाम शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे दल ने 65 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची घोषित की। इस सूची के अनुसार आदित्य ठाकरे एक बार फिर से वर्ली क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केदार दिगे को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके गढ़ कोपरी पांच पखाड़ी से मैदान में उतारा गया है। मुंबई के माहिम चुनावी क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला सचता दिख रहा है। इस सीट से शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत, एमएनएस उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और शिवसेना के मौजूदा विधायक सदा सरवनकर को टक्कर देते नजर आएंगे। शिवसेना यूबीटी द्वारा घोषित अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में ठाणे से राजन विचारे, विक्रोली से सुनील राउत और दिंडोशी से सुनील प्रभु एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि एमएनएस ने 45 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अंकिता आपटे के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। केरल में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने आज वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 13 नवंबर को चेलक्कारा आरक्षित और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्रों के साथ उपचुनाव होगा। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति ने कहा है कि मिजोरम को शांति का द्वीप घोषित किया जा सकता है। मिजोरम के कोलासिब जिले में आज भारत को जानो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर कंबमपति ने कहा कि 20 वर्षों के उग्रवाद के बीच मिजोरम समझौता समय की कसौटी पर खरा उतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 27 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। माईगॉव नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री इस दौरान भारतीय सेना की हरित पहल और एआई के डिजिटलीकरण के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। श्री सिंह विकास और सुरक्षा पर भारत के दृष्टिकोण पर वक्तव्य भी देंगे, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य में सुरक्षा के महत्व का उल्लेख होगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में नीति निर्माता, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी और वैज्ञानिक भाग लेंगे। भीषण चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों भितरकनिका और धामरा के बीच दस्तक दे सकता है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। अभी चक्रवात ओडिशा के पारादीप से 460 किलोमीटर और धामरा से 490 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा के केंद्रपाड़ा, बालासोर और भद्रक जिले चक्रवात से सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे। वहीं चक्रवात दाना राज्य से सटे तटीय और अन्य जिलों को भी प्रभावित करेगा। ओडिशा सरकार ने चक्रवात दाना से निपटने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। चक्रवात दाना के मद्देनजर पूर्वी तट पर रेड अलर्ट के बीच रेल सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 9 समर्पित वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्रीय रेलवे की तैयारियों की समीक्षा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री वैष्णव ने रेल यातायात में न्यूनतम बाधा और अधिकतम तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हेल्प
डेस्क बनाई जाएगी। इनके टेलीफोन नंबर इस प्रकार हैं। पुरी के लिए 8926100356, खुर्दा रोड के लिए 8926100215, भुवनेश्वर के लिए 8114382371, कटक के लिए 8114382359 और ब्रह्मपुर के लिए 8114382340। यात्रियों जनता के लिए लगातार घोषणाएं की जाएंगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त दवाओं के साथ मेडिकल टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं। चकवा दाना के मद्देनजर पूर्वी तट पर रेड अलर्ट के बीच रेल सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए 24 घंटे काम करने वाली 9 समर्पित वार रूम स्थापित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम के पराली जलाने पर सजा संबंधी प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि यह अधिनियम कानून के पालन के लिए अपेक्षित तंत्र बनाए बिना लागू किया गया। केंद्र सरकार ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर नियम तय कर लिए जाएंगे और अधिनियम को पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। श्री शोल्ज 7वीं अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज शुक्रवार को अंतर सरकारी परामर्श समूह की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अंतर सरकारी परामर्श समूह सरकारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और इसके निष्कर्ष की रिपोर्ट प्रधानमंत्री और चांसलर को प्रस्तुत करते हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज इस महीने की 27 से 29 तारीख तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी बेगोना गोमेज भी आ रही हैं। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि श्री सांचेज की ये पहली भारत यात्रा होगी। स्पेन के राष्ट्रपति की 18 वर्षों बाद भारत यात्रा हो रही है। नई दिल्ली में हॉकी श्रृंखला के पहले मैच में भारत को जर्मनी ने 2-0 से हरा दिया है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वर्तमान विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता जर्मनी की टीम ने भारत को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने 8 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक का फायदा नहीं उठाया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप में जूनियर भारतीय हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से हरा दिया है। भारत 3 मैच जीतकर अंक तालिका में 9 अंकों के साथ अभी भी शीर्ष पर है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला शुक्रवार को न्यूजीलैंड से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगा। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से पीछे है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 की प्रारूप पर चर्चा के लिए हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा दिखाना है। श्री मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का उद्देश्य खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देना, खेल गतिविधियों का नैतिकतापूर्ण संचालन करना तथा विवादों के समाधान की प्रभावी प्रणाली विकसित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बैठक में भारत और चीन के बीच विवादों और मतभेदों को उचित ढंग से सुलझाने पर जोर दिया। कहा, मतभेद के कारण शांति और सद्भावना में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों से संगठित होकर आतंकवाद और आतंकी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने वालों के साथ निपटने के लिए सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चक्रवाती तूफान दाना कल देर रात या शुक्रवार तड़के तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंच सकता है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज कल 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।